हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूँ। देर हुई और समय तो देखो अच्छी चीज़ में लगता ही है, इसलिए थोड़ा बच्चे लोगों को बिल्कुल ऐसे फंडामेंटल समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो का मैंने लर्निंग विंडो, हाउ टू लर्न शेयर बाज़ार कैसे सीखें, ये शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई प्राइमरी, मिडल एंड एडवांस लर्निंग, तीनों चीज़ों को मैंने कवर करने की दोस्तों कोशिश की। और आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मसाला आपके सम्मुख पेश करूँ। और ख़ास तौर से न्यू कमर्स, इवन मिडल मैन एंड सीनियर सिटीजन, क्योंकि एडवांसमेंट शेयर बाज़ार में डेली एंड डेली हो रहा है। कुछ पैरामीटर्स डेली एंड डेली इंक्लूड हो रहे हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो आप अच्छी तरह से इसको देखिए और सुनिए और समझिए। और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्तों कि इस शेयर बाज़ार सीखने के लिए जो एकेडमिक पर्पज़ से या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना वीडियो बना रहा हूं, आप इसमें कभी किसी शेयर की खरीद फरोख्त शेयर बाज़ार से करेंगे और जिम्मेदारी लाभ या हानि की आप ही लोगों की होगी। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। खरीदना बेचना किसी शेयर का शेयर बाज़ार से, शेयर अपने पर्सनल एडवाइज़र से सलाह लेके ज़रूर काम करें। अब मैं शुरू करता हूं दोस्तों। इसका नाम है लर्निंग विंडो। तो इस लर्निंग विंडो में दोस्तों बिल्कुल शुरू से मैं ये करूँगा कि शेयर बाज़ार में कौन कौन से हिस्से होते हैं, पार्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए, कंपनी होती है दोस्तों, एक कंपनी होती है जिसके 4 हिस्से मैंने किए हैं। हो सकता है आप उसमें एडिशनल कुछ भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, लेकिन मेरे मोटे मोटे हिसाब से 4 हिस्से मैंने इसके किए हैं। देखिए, एक तो प्योर प्राइवेट कंपनी, जैसे हल्दीराम बीकानेर स्वीट, मैंने नाम बता दिया। दूसरा दोस्तों, एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे टाटा या बिरला या अदी गोदरेज जी का गवर्नेंस इन कंपनी में होता है, वो लिमिटेड होती है। तीसरी कंपनी होती है दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती हैं, जैसे एसबीआई बैंक है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। और दूसरी बहुत सारी कंपनी हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं। चौथी कंपनी होती है दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी बोलते हैं उसको, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले, मैं एग्जाम्पल भी आपको साथ के साथ दे रहा हूँ। अब बात आती है कंपनी के अलग अलग फ्लोट करने की। भाई, प्राइवेट कंपनी है तो उसको मैं अगर फ्लोट करूँगा तो पैसा उठाने के लिए उस कंपनी को लिस्टेड मेरी स्टॉक एक्सचेंज में है। प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होती दोस्तों। जो लिमिटेड कंपनी वो लिस्टेड होती हैं, पीएसयू लिस्टेड होती हैं, मल्टीनेशनल लिस्टेड होती हैं, उनके शेयर्स एंड डिबेंचर्स वगैरह लिस्टेड होते हैं। और कुछ कंपनियां जो हैं वो विदेशी मार्केट में भी लिस्टेड होती हैं। तो अब मैं आता हूँ कंपनी जो लिमिटेड कंपनीज हैं, जो लिस्टेड हैं, वो शेयर बाज़ार से कैसे कैसे पैसा उठाती हैं, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए। और पैसा वो कहाँ से अरेंज करती हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो वो शेयर फ्लोटिंग करती हैं। जब कंपनी आती है अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके, तो उसमें एंकोर पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स लगाते हैं, एफआईआई लगाते हैं, एनआईआई लगाते हैं, जनरल पब्लिक लगाती है, रिटेल लगाते हैं, उनके कस्टमर्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लगाते हैं। तो दोस्तों, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर में पैसे को उठाते हैं शेयर बाज़ार से, अपने ओपन मार्केट से। फिर कंपनी लिस्टेड हो गई बीच में, अगर उसको, क्योंकि आईपीओ तो उसका लिस्टेड हो गया, अब वो पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कैसे उठाएगी। तो वे कंपनी
प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके भी शेयर पैसा उठा लेती हैं। कभी कभी अपना ऑप्शंस के जरिए भी एम्प्लॉयज़ को भी कभी कभी सस्ते रेट पे शेयर दे के पैसा उठा लेती है। राइट इशू डिक्लेयर करके भी पैसा उठा लेती है, जैसे आजकल वो कार्ड 12 तारीख से राइट इशू दे रहा है। कुछ कंपनी इक्विटी प्लेसमेंट के जरिए भी प्राइवेट पार्टीज़ को बेच के और पैसा उठा लेती हैं, जैसे भारती ने बेचा है। और कुछ कंपनियां डिबेंचर 2 तरह के होते हैं, ये भी एक पैसा बाजार से उठाने का जरिया है। कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं, वो बता देते हैं कि भाई मेरे एक डिबेंचर में आपको 6 महीने बाद या 2 साल बाद 2 शेयर मिलेंगे। कुछ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं दोस्तों, इन पे ब्याज अच्छा मिलता है और ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी बाज़ार से पैसा उठाते हैं। अगर मैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से टाटा स्टील, जो अच्छी कंपनीज हैं, कस्टमर से ज़्यादातर वहीं पे एनसीडी खरीदेंगे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदेंगे और 10 या 11 या 12% का भाव है, क्योंकि बैंकों का ब्याज कम है, इसलिए लोग अच्छी कंपनियों में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी खरीदते हैं। अब दोस्तों मैं जल्दी से और बातें बता देता हूँ कि ये कंपनी कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को किस तरह से रिवार्ड करती हैं। दोस्तों देखिए, रिवार्ड करने के तो बहुत तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका है कि ये जिस कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा हैं, प्रॉफिट ज़्यादा हैं, फंडामेंटल्स मजबूत हैं और काफ़ी एक्सपेंड कंपनी हो चुकी है, तो सरप्लस पैसा उसके पास है, तो वो बोनस इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को। जिन जिन लोगों ने उनके पास उनके शेयर खरीदे हुए हैं, उनको बोनस इशू करती है कि जिसके पास मेरे 10 शेयर होंगे, मैं 10 या 1 शेयर होगा तो 1 बोनस देंगे, या जिसके पास में 2 शेयर होंगे तो 1 बोनस देंगे। कभी 1:1 देते हैं, कभी 1:2 देते हैं, कभी 1:3 भी देते हैं। तो दोस्तों डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे और उसके रिजर्व पे, कितना माल उस कंपनी के पास में एज ए रिजर्व रखा हुआ है। दूसरा दोस्तों, ये डिविडेंड के रूप में, जो अच्छी कंपनी है, अच्छा मुनाफा, अच्छी प्रॉफिट है, अच्छे रिजर्व हैं, वो रिवार्ड करती हैं इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में। सरप्लस पैसा है तो ज़्यादा भी दे देते हैं, और लिमिटेड पैसा है तो एवरेज देते हैं, और कम पैसा है तो कमती देते हैं। तो ये 3 तरह से इन्वेस्टर्स को कंपनीज रिवार्ड करती हैं। तो अच्छे रिजर्व वाली कंपनी, अच्छी मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनी ही बोनस देती हैं और अच्छे डिविडेंड देती हैं। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ जल्दी से कि इन कंपनीज को कैसे परखा जाए कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी ख़राब है। तो दोस्तों इनके पैरामीटर्स पे आपको जाना पड़ेगा। पैरामीटर्स तो बहुत हैं, बहुत डिटेल है, लेकिन मैं एक मोटा पैरामीटर से एक एग्जांपल एक कंपनी का देके आपको बता देता हूँ। और आप ये कहेंगे कि ये मिलेगा कहाँ। देखिए, investing.in में भी है, moneycontrol.com में भी है, आप कोई भी खोल लीजिए, वहाँ इन कंपनीज के पैरामीटर्स मिलेंगे। हाँ, वहाँ आप कोई अगर शेयर किसी कंपनी का ख़रीद रहे हैं तो उस कंपनी के इन पैरामीटर्स को ख़रीदने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर मेहरबानी करके चेक कर लें। यहाँ एक एग्जांपल मैं लेता हूँ दोस्तों, टाटा स्टील की। देखिए, टाटा स्टील का उस कंपनी की साइट पे जब आप खोलेंगे तो सबसे ऊपर रेट मिलेगा कि आज का रेट 1277 रुपये 10 पैसे है। फिर एक एरो मिलेगा कि 26 रुपये 20 पैसे डाउन रहा है कल के मुकाबले, और परसेंट में ब्रैकेट में लिखा रहता है कि -2.01% ये डाउन रहा है कल के मुकाबले। अब दोस्तों नंबर 2 लाइन में आता है इसका हाई क्या है, मतलब टुडेज हाई, आज का हाई क्या है। 1319 कल का हाई था टाटा स्टील का, मैं जल्दी बता देता हूँ। 1273 लो था एंड वॉल्यूम हुआ था दोस्तों 1,62,82,923 नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसमें तीसरा रो आती है कि इसमें एवरेज रेट इसका क्या रहा, प्राइस 1297 रुपये 98 पैसे इसका एवरेज रहा। ओपन हुआ ये 1302 पे। पहला क्लोज इसका क्या था, एक लाइन में बड़े आराम से लिखे हैं, प्रीवियस डे का क्लोज 1303 रुपये 30 पैसे था। अब चौथे रो में लिखा है दोस्तों लाइन में
इसकी बिड प्राइस क्या है, तो बिड प्राइस किसी ने नहीं बेचा लास्ट में, ये लास्ट का ये 0 हो गई, लेकिन खरीदने वाला 1277 रुपये 10 पैसे पे बैठा हुआ था। फिर टोटल वैल्यू कितने रुपए का उसका टर्नओवर हुआ है उस दिन, तो कल के दिन दोस्तों टाटा स्टील का टर्नओवर 2078 करोड़ रुपए का हुआ है, 2078 करोड़ का हुआ है। फिर 5वें रो में बहुत अच्छी बात लिखी है कि पिछले 52 हफ्तों में इसका हाईएस्ट क्या रहा, 1534 रुपये इसका हाईएस्ट रहा दोस्तों 52 हफ्तों में, लगभग 1 साल से ज़्यादा में, थोड़ा सा 1 साल ही समझो। और लो गया ये 681, यानी 681 से 1534 रुपये तक गया और अभी ये 1277 रुपये पे बंद हुआ। फिर ये इसी में लिखा है मार्जिन, बीटा मार्जिन बहुत अच्छा है, 1.5 लिखा है। अपर सर्किट भी लिखा है कि ये 4.99 में आता है, 10% में आता है, ये 20% के अपर सर्किट में आता है। तो दोस्तों अपर सर्किट इसका अगर कल लगना होता तो 1433 रुपये पे लगता, लोअर सर्किट 1173 रुपये पे लगता, और फेस वैल्यू इसकी लिखी है 10 रुपये। कुछ स्टॉक्स की फेस वैल्यू 1 रुपया होती है, कुछ की 2 रुपया होती है दोस्तों, कुछ की 5 रुपये होती है। तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपया। टोटल ईपीएस अर्निंग पर शेयर 303 रुपये 20 पैसे टोटल अर्निंग पर शेयर है, एंड प्राइस अर्निंग इसका है दोस्तों 4.21, एंड इस सेक्टर का, स्टील के सेक्टर का प्राइस अर्निंग है 14.03। तो दोस्तों इस कंपनी की बुक वैल्यू अगली रो में आता है, बुक वैल्यू है 628 रुपये 26 पैसे। ये मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, अगर बुक वैल्यू बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंपनी को हम अच्छा मानते हैं दोस्तों, अच्छा मानते हैं। बुक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, पता नहीं, मैं इसलिए इस लर्निंग विंडो को आज लेके आया। कुछ बच्चों ऐसे ऐसे पेनी स्टॉक्स में घुसे हुए हैं, अरे माइनस में तो उसकी बुक वैल्यू है, खरीदने के लिए चल दिए शेयर। अगर उसकी बुक वैल्यू ही नहीं है, उसके पास कुछ असेट ही नहीं है, सामान ही नहीं है, तो क्या कंपनी है दोस्तों? जिस कंपनी की बुक वैल्यू कम होती है वो बेकार होती हैं, और जिसकी कम बुक वैल्यू अच्छी होती है वो कंपनी अच्छी होती है। सबसे सीधी सी बात है, उसके पास सामान भी है, असेट्स भी हैं, और उसके पास बहुत कुछ है। दूसरा आता है P/B, प्राइस बाई बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू ज़्यादा होगी तो दोस्तों उसकी प्राइस डेफिनेटली कम होगी। अगर प्राइस बाई बुक वैल्यू, प्राइस डिवाइड बाई बुक वैल्यू, ये अगर कम से कम हो किसी कंपनी का तो उसको अच्छा मानते हैं। कम से कम तभी होगा तब उसकी बुक वैल्यू ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये पैरामीटर्स जहाँ मैं ज़्यादा जोर दे के आपको बता रहा हूँ, आपको ज़रूर ये ध्यान रखने हैं, ज़रूर ध्यान रखने हैं। अब बच्चे लोग कहते हैं कि मार्केट कैपिटल बढ़ गई। अरे भाई, मार्केट कैपिटल तो TTML की भी बढ़ा दी। मार्केट कैपिटल तो 2 4 6 आदमी मिले, सिंडिकेट बनाया ग्रुप, और 2 4 6 10 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और खरीदते चले गए, इन्वेस्टर्स को चढ़ा दिया ऊपर, और ऊपर से फिर लोअर सर्किट डालने शुरू कर दिए, इन्वेस्टर्स के गले में डाल दिया। तो दोस्तों मार्केट कैप का कोई मैं ज़्यादा मतलब नहीं समझता। वैसे इस टाटा स्टील की शेयर की, इस कंपनी की मार्केट कैपिटल जो कैपिटल है वो 1,56,021 करोड़ रुपए है। मार्केट कैपिटल अगर ज़्यादा होगी तो शेयर अच्छा माना जाता है, लेकिन ये सभी के लिए मैं ज़रूरी नहीं समझता। मेरे व्यूज इसमें डिफरेंट हैं। ये आर्टिफिशियल रूप से भी चढ़ाया जा सकता है, बुक वैल्यू आर्टिफिशियल रूप से नहीं चढ़ाई जा सकती, P/B कम आर्टिफिशियल रूप से नहीं किया जा सकता। दोस्तों इन पैरामीटर्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। डिविडेंड यील्ड आर्टिफिशियल रूप से नहीं बढ़ाई जा सकती। डिविडेंड यील्ड 1.96 है। डिविडेंड यील्ड होती है कि उस साल का टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 100। तो दोस्तों ये आता है डिविडेंड यील्ड। ये टाटा स्टील के बारे में 1.96% है। अब आता है 20 डे का एवरेज वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम से भी डिपेंड करता है। इसका 1 करोड़ और 1,03,30,775 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम है। एंड डिलीवरी 20 दिन में एवरेज 24.22% की लोगों ने उठाई है। जिस शेयर में 50% से ज़्यादा ये चीज़ आती है कि इतने 60% की डिलीवरी उठा ली, तो समझ लीजिए उस कंपनी में कुछ
आने वाला है या होने वाला है। अब आता है कि कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, किसी भी कंपनी में करते हैं, तो उस कंपनी का क्या क्या चेक करना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं, जोड़ दे के भी बताए हैं कि उसका बुक वैल्यू ज़्यादा हो, उसका प्राइस बाई बुक वैल्यू कम से कम हो, उसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये तो मैंने जोड़ दे के आपको बताया है। नंबर ऑफ़ शेयर्स का जो 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 वॉल्यूम है अगर ज़्यादा होता है तो वो दोनों चीज़ इंडिकेट करता है दोस्तों टर्नओवर पे। अगर ज़्यादा वॉल्यूम हुआ तो वो बिक्री की तरफ भी जाता है, ज़्यादा वॉल्यूम हुआ तो वो बाई की तरफ भी जाता है। वो भी एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है कि मार्केट में कंपनी के शेयर को खरीदो या बेचो, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब स्ट्रेंथ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है। इसमें स्ट्रेंथ इसकी लिखी है 7, 10 में से 7 यानी मजबूत कंपनी है दोस्तों। बहुत बढ़िया पैरामीटर है ये, अच्छी तरह से समझिए। कंपनी विद हाई EPS ग्रोथ, अगर वो 50% से ज़्यादा EPS ग्रोथ अर्निंग पर शेयर है तो उसको अच्छा मानते हैं। इसकी 56% ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर को अच्छा मानते हैं। ये 56% इसमें शो कर रहा है, इसको पास कर दिया है इन्वेस्टर्स ने। ट्रेंड, फाइनेंशियल एंड ओवरव्यू कॉलम, देखिए इसमें जब आप फाइनेंशियल ओवरव्यू में जाते हैं तो कुछ कॉलम दिखाई देते हैं जो 5 साल का कॉलम बने रहते हैं ग्रीन कलर के, उसमें कॉलम्स 5 साल के। तभी मैं कहता हूँ, कोई बच्चे पूछते हैं कि भाई आपको पैटर्न डाटा का वो कैसा लगेगा, जोमेटो कैसा लगेगा। अरे भाई इनके डाटा ही नहीं है मेरे पास में 6 साल के। 2017 से कंपनियों के पूरे डिटेल डाटाज दिए हुए हैं, टाटा स्टील के दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले रिजर्व, सबसे पहले रेवेन्यू, सबसे पहले कॉलम में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट एंड EPS। रिवेन्यूज यानी अगर बिक्री सेल ज़्यादा होगी कंपनी की, 2017 से बढ़ती चली जा रही है 2022 तक, तो उसको अच्छा मानेंगे। नेट प्रॉफिट भी अगर बढ़ता जा रहा है कंटिन्यू दोस्तों, तो उसको अच्छा मानेंगे। EPS अर्निंग पर शेयर भी अगर बढ़ती जा रही है तो उसको बहुत अच्छा मानेंगे। कुछ कंपनियों में रेवेन्यू बढ़ गए, सेल बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो गए ड्यू टू EBITDA मार्जिन, EPS कम हो गई, तो वो भी एक अच्छी तरह से गहन स्टडी करने की बात है। फिर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर ज़्यादा होता है तो कंपनी अच्छी मानी जाएगी। फिर आता है डेप्ट, डेप्ट कम होना चाहिए कंपनी पे, उसी कंपनी को हम अच्छा मानेंगे दोस्तों। अब एक पैरामीटर्स होता है पाइवोट लेवल्स, यानी इस कंपनी के शेयर्स में कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ कहाँ सपोर्ट है। तो दोस्तों मैंने नोट किया टाटा स्टील में एक दिन का, 1 डे, वीकली एंड मंथली, 3 तरह के ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंपनी के दिए जाते हैं। देखिए रेजिस्टेंस जो है टाटा स्टील का 1306 पे है, 1336 पे और 1356, यानी विद इन 1 डे 1356 पे पूरा रेजिस्टेंस करेगा और सपोर्ट मिलेगा विद इन 1 डे का। आप कल की ही बात ले लीजिए, सपोर्ट मिलेगा इसको 1260 पे, अभी 1277 पे है, 1260 पे इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा। और फिर अगर वो भी तोड़ दिया तो 1243 रुपये पे मिलेगा। और दोस्तों वो भी तोड़ दिया तो ये 1213 रुपये तक भी कल जा सकता है। अब इसमें एक फिबोनाची पॉइंट लिया जाता है दोस्तों, ज़्यादा इसका नीचे का एवरेज और ऊपर के एवरेज को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका फिबोनाची आ जाता है। फिबोनाची इसका 1289 रुपये 98 पैसे दिया है दोस्तों फिबोनाची कि ये इतना इन एवरेज अगर आप बेच देते हैं या खरीद लेते हैं तो 100 नॉट गुड नॉट बैड। अब दोस्तों इस कंपनी में मैंने बताया आपको ओवरव्यू, और मैंने बताया आपको, अभी मैं बताऊंगा आपको ओवरव्यू के बाद में कॉरपोरेट एक्शन। देखिए जब आप एक रो में जाएंगे moneycontrol.com की या investing.in की, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिखे हैं। रिसर्च लिखा है, न्यूज़ लिखा है, फोरम लिखा है, मार्केट डेप्थ लिखा है, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली 4 ही पैरामीटर्स लिए। ओवरव्यू मैंने बता दिया, कॉरपोरेट एक्शन मैं अब बता रहा हूँ। उसमें नंबर 1 लिखा रहता है अनाउंसमेंट, जो फ्रेश अनाउंसमेंट होते हैं
आप कहीं मत देखिए, सिर्फ कॉरपोरेट एक्शन में जाइए और उसको खोलिए, उसमें अनाउंसमेंट में क्लिक करिए तो आपको फ्रेश अनाउंसमेंट उस कंपनी के आ जाएंगे। नंबर 2 लिखा रहता है मीटिंग्स, उस कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स कब कब होती हैं, बोनस के बारे में मीटिंग होती है, या रिजल्ट के बारे में होती है, या डिविडेंड के बारे में होती है, या कभी कभी वो रिजल्ट्स के साथ ही विद डिविडेंड दे देते हैं, रिजल्ट्स के साथ ही विद बोनस दे देते हैं, रिजल्ट्स के साथ ही विद डिविडेंड एंड विद बोनस दे देते हैं, तीनों चीज़ भी दे देते हैं। किस कंपनी का कब क्या कितना डिविडेंड मिला और मिल रहा है प्रेजेंटली। तीसरा इसमें इसी कॉर्पोरेट एक्शन में आता है डिविडेंड। आप डिविडेंड पर क्लिक करके देखेंगे तो आपका पूरे डिविडेंड का स्टेटमेंट आ जाएगा और करंट डिविडेंड कब एक्स हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। उसके नीचे लिखा रहता है बोनस, कंपनी ने कब कब बोनस दिया, कितना कितना बोनस दिया। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं सर BPCL HPCL IOC क्या खरीद लें, ये तो 10 साल से ऐसे ही पड़े हैं। अरे भाई इस बोनस पे क्लिक करके देखिए ना, कितनी बार ये 3 बार 4 बार 5 बार बोनस दे चुके हैं, वो भी तो जोड़ के जरा देखिए ना। जिसके पास 1 शेयर था आज उसके पास कितने शेयर हैं पिछले 10 सालों में। तो इसलिए आज मैंने इस वीडियो को इन पैरामीटर्स को डिटेल बताने की ज़रूरत समझी। तो बोनस पे आप क्लिक करेंगे तो पिछला बोनस का विवरण उसमें आ जाएगा। उसके नीचे लिखा है राइट इशू। राइट इशू कंपनी दे वो कार्ड दे रही है, मैंने इस पर क्लिक किया, वो कार्ड ने बता दिया कि 3 शेयर 10 शेयर पे, जिसके पास 10 शेयर है उसको 3 शेयर 225 रुपये में वो कार्ड राइट इशू दे रही है। तो दोस्तों ये रहा है कॉर्पोरेट एक्शन का डिटेल। अब आता है फाइनेंशियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों फाइनेंशियल। इसी में कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये इसकी बैलेंस शीट कहाँ मिलेगी। तो देखिए फाइनेंशियल में जाएंगे आप तो इसकी बैलेंस शीट रखी है सामने, इनकम स्टेटमेंट है पहला। जिस कंपनी की ज़्यादा बिक्री होगी अच्छा मानते हैं उसको। अब ऐसी पैनी स्टॉक्स हैं, बिक्री तो 1 पैसे की भी नहीं है, उसमें बच्चे लोग पूछते हैं सर कैसा रहेगा, तो गुस्सा आता है कैसे बता दे, कहाँ से बता दे कि कैसा रहेगा। उसमें टोटल सेल लिखा रहता है, टोटल इनकम अदर इनकम लगा के फिर टोटल इनकम लिखी रहती है, फिर एक्सपेंडिचर लिखा रहता है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर लिखा रहता है, फिर ईबीटा मार्जिन लिखा रहता है, फिर ब्याज इंटरेस्ट लिखा रहता है कितना कंपनी ने दिया, फिर टैक्स लिखा रहता है गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया। सब एनालाइज करके दोस्तों नेट प्रॉफिट दिखाया जाता है। कंपनी को जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ही कंपनी बढ़िया मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। बैलेंस शीट इसके नीचे एक कॉलम बना है, हेडिंग बना है, उस बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आएंगी। मेरा तो क्योंकि मैंने MBA फाइनेंस में किया भाई, मेरा तो देखो इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बच्चों को एनालाइज करके फटाफट दे देता हूँ। इसमें पूरा आपका इक्विटी की डिटेल लिखी है, लाइबिलिटीज़ की डिटेल लिखी है दोस्तों। सबसे पहले लिखा है शेयर कैपिटल कितना है कंपनी का। देखिए अगर कंपनी का 2000 जैसे 1954 करोड़ है TTML का, बहुत बड़ा शेयर कैपिटल है दोस्तों। जितनी शेयर कैपिटल छोटी होगी उतना ही कंपनी बढ़िया मानी जाएगी। बिक्री ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, लेकिन शेयर कैपिटल कम हो। एग्जाम्पल भी साथ के साथ दे रहा हूँ आपको। विनाइल केमिकल की 1 ही करोड़ की इक्विटी है दोस्तों। ये पीडीलाइट ग्रुप की कंपनी है, बिक्री इसकी 300-350 करोड़ की है दोस्तों, और 150 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके पास में रिजर्व दोस्तों 900 करोड़ के हैं, 1 करोड़ की इक्विटी है। और ये 900 गुना रिजर्व है तो क्यों नहीं बोनस देगी, क्यों नहीं डिविडेंड का ढेर लगाएगी। ऐसी कंपनियों को तलाश करो बच्चे लोगों। फिर इसके बाद आता है कंपनी का रिजर्व कितना है। जिस कंपनी के पास में पैसा नेट नकदी ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो युद्ध पीरियड में भी थोड़ा सा मुकाबला कर लेगी, वो कोरोना पीरियड में भी थोड़ा सा मुकाबला कर लेगी, रिजर्व में से पगार दे देगी लोगों को, कच्चा माल रिजर्व में से ही खरीद लेगी, बाजार से पैसा उठाने का उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ब्याज किसी से लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जिस कंपनी के पास में रिजर्व ज़्यादा होता है वो अच्छी मानी जाती है। करंट लाइबिलिटी, देखिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो अड़ोसी पड़ोसी से थोड़ा बहुत उधार ले लेते हैं, दूसरी तरह का भी पैसा ले लेते हैं, और वो टोटल लाइबिलिटीज़ कंपनी पे कितनी हैं वो कुछ कंपनी साथ के साथ उतार देती हैं और कुछ कंपनीज जो हैं उसमें फेल हो जाती हैं। फिर आता है कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। दोस्तों इस कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ पे ही ब्याज लगता है, ये ज़्यादा कंपनी के ऊपर
नहीं होनी चाहिए। जिस कंपनी के ऊपर में ज़्यादा कंटीजेंट लाइबिलिटी होंगी वो कंपनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब आता है बहुत अच्छा पैरामीटर्स दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैरामीटर्स। जैसे जैसे उस मनी कंट्रोल के या इन्वेस्टिंग.इन के ऊपर कॉलम में ऊपर की लाइन में चलेंगे तो सेकंड लास्ट, सबसे लास्ट में तो पीठ से लिखा रहता है, सेकंड लास्ट में लिखा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। प्रमोटर की इक्विटी कितनी है, कॉलम बने हैं नीचे, जब खोलोगे उस पर FII की इक्विटी कितनी है, वो पिछले 5 साल से 6 साल से खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इक्विटी कितनी है, वो बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। पब्लिक की इक्विटी बेच रही है या खरीद रही है। अब मैं आपको बता दूं, प्रमोटर्स की इक्विटी अगर पिछले 5-6 साल से इंटैक्ट है और उन्होंने उस इक्विटी को टच नहीं किया, जैसे TTML में 74% है, जो कि तो है, ब्याज भी नहीं है, प्लेज भी नहीं है, गिरवी भी नहीं रखे शेयर, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में गिरवी भी आते हैं, लिखा हुआ आता है बड़ा, तो उसको अच्छा मानते हैं। FII की इक्विटी इंटैक्ट है, जैसे TTML में 0% से एकदम से 2% इक्विटी FII ने खरीद डाली, DII ने भी खरीद डाली। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स को अच्छा मानते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स को अच्छा समझते हैं। और पब्लिक अगर ज़्यादा इक्विटी खरीदते खरीदते पेट फूल जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको ख़राब मानते हैं दोस्तों। प्रमोटर की इक्विटी कम हो जाए, FII की कम हो जाए और पब्लिक की बढ़ जाए, तो वो स्टॉक कमज़ोर माना जाता है। यही हो रहा है पैनी स्टॉक्स में। शुरू में वो अच्छा लालच दे के आपको बहका लेते हैं और फिर आपको माल बेचना शुरू करते हैं। प्रमोटर भी बेच के भाग जाता है, FII और DI के भी जो बनावटी डाटा हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको अपने दिमाग से ये हाउ टू लर्न शेयर मार्केट, शेयर बाज़ार कैसे सीखें, एक ये लर्निंग विंडो के माध्यम से आपके सम्मुख रखा। मैं समझता हूँ कि आपको ये सब देख के, सुन के, समझ के ज्ञान जरूर बढ़ा होगा। आप इसको बार बार देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लगा हो तो, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिए, बेल आइकॉन की घंटी दबाइए, और ताकि आपको ये मेरा प्रोग्राम जब मैं टाइम टू टाइम बनाता हूँ, करंट स्टेटस भी मैं देता हूँ। जैसे बाज़ार मंडे को खुलेगा सुबह 8 बजे, मैं उसका करंट स्टेटस भी बताऊँगा, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और बाज़ार खुलने से एक दिन पहले शाम को 5 बजे मैं उसका स्टेटस पर प्रिडिक्शंस भी देता हूँ कि बाज़ार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और अभी डायलेमा की स्थिति में बाज़ार है दोस्तों, क्योंकि कल की न्यूज़ थी कि वो जेलेंस्की भाग गया है, पोलैंड भाग गया है, लेकिन अभी की है और वो फोटो भी दे रहा है और अपना बयान भी अंदर से दे रहा है कि मैं भागा नहीं हूँ, मैं यूक्रेन में ही हूँ। तो कल मैं इसके बारे में 5 बजे आपको एक वीडियो बना के दूंगा और मैं मंडे को सुबह 8 बजे करंट फ्रेश प्रेडिक्शंस और आइडिया दूंगा। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए और समझिए। और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में फ्रीक्वेंटली आप मेरे से पूछिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। अब व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो देखिए वो तो मैंने पेड अप कर दिया भाई, उसमें तो 500 रुपया पर मंथ मैंने फीस लगा दी है। और कोई भी बच्चा कुछ पूछेगा तो मैं कमेंट से या टेलीग्राम चैनल से ही उसकी पूर्ति कर दूंगा। इसी के साथ में सबसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।